हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू समर्पण एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे जो भी अकाउंट का क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जो भी उसके थियरिकल पार्ट था उसका, जो भी उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हम बोल सकते हैं वो हमने देख लिया। नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी the other part of that chapter, and that is headings and subheadings, which is also very important for your exam, क्योंकि ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उसमें से भी एक क्वेश्चन आने ही वाले 100% आएंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसके बारे में हम विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल की, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल, ये ऑपरेटिंग साइकिल होती है क्या? तो वो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं कि कोई भी कंपनी जो होती है वो रॉ मटेरियल परचेज करती है। ओके, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज करेगी। रॉ मटेरियल मान लो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, उसमें 3 महीने लगते हैं मान लो, क्योंकि बड़ी कंपनी होगी, बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, तो उस तरह से टाइम भी ज्यादा लगता होगा, ऐसा मान के चलते हैं। वी जस्ट एज्यूम फॉर दैट। फिर ये फिनिश गुड्स जो है वो आगे जाके इन्वेंटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो कभी होता नहीं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग हो गया और मार्केट में डायरेक्टली वो सेल हो जाता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सो इट गोज इनटू इन्वेंटरी, ये इन्वेंटरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन्वेंटरी में मान लो ये 2 महीने तक या 3 महीने तक ये इन्वेंटरी में पड़ा रहता है, बिकॉज कोई भी रीजन है, बहुत सारा प्रोडक्शन कर लिया होगा, इसलिए थोड़ा बिकता होगा और थोड़ा इन्वेंटरी में हुआ होगा, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, चलो इन्वेंटरी में से इसको हमने सेल किया, लेकिन कैसे सेल किया भाई? तो क्रेडिट से, यानी वहां पे हमारे क्या हुए? डेटर्स क्रिएट हुए। अभी ये जो डेटर्स है इसको भी कोई ड्यूरेशन दी जाती है कि भाई आप 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद पैसे देना। अभी पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, सो क्रेडिट लिमिट उसको दी जाती है। तो मान लो इसको कंपनी ने इसको 4 महीने का ड्यूरेशन दिया था, 4 मंथ्स तक ये एज अ डेटर्स हमने मेंटेन किया। फिर हम उसको एक बिल्स रिसीवेबल, जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोला जाता है उसको, ये कन्वर्ट हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल में। फिर जाके उसको हम कैश में कन्वर्ट करेंगे और फिर आगे जाके वही कैश को यूज करेगी कंपनी, कहां पे? रॉ मटेरियल परचेज करने में। सो दिस इज द साइकिल यू कैन सी। कंपनी ने अपने पास जो कैश थे उससे वो रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स कन्वर्ट हुआ, फिनिश गुड्स में से वो इन्वेंटरी में गया, इन्वेंटरी में से वो मार्केट में सेल करने के लिए गया। मार्केट में जो डेटर थे वो उसको क्रेडिट पे सेल किया था, क्रेडिटर को एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है, तो वो क्रेडिट लिमिट के बाद उसको बिल्स रिसीवेबल भी भेजा जाता है कि चलो भाई आपका भी टाइम हो चुका है, नाउ यू हैव टू पे द मनी, एंड देन आफ्टर दे विल गिव द कैश टू द कंपनी। तो वो जाके वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा फिर। सो ये जो पूरी साइकिल है इसको हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, अभी ये ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट हमें यहां पे क्यों समझना है? तो भाई एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, खास करके ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल, इसके बारे में, कि भाई ट्रेड रिसीवेबल आपको दिया जाएगा या तो ट्रेड पेएबल आपको दिया जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डेटर्स एंड ट्रेड पेएबल्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द क्रेडिटर्स। ओके, अगर आपको कस्टमर के पास से पैसा लेना है तो वहां पे ट्रेड रिसीवेबल आएगा, और अगर क्रेडिटर को पेमेंट करना है तो वहां पे ट्रेड पेएबल आएगा, क्योंकि आप एक कस्टमर थे, आपने क्रेडिट पे परचेस किया होगा, इसलिए आपके पास वो ट्रेड पेएबल्स होगा। सो ये जो है ना, इसकी ड्यूरेशन आपको दी जाएगी
और फिर पूछा जाएगा भाई इज इट अ करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल के बारे में। और अगर ट्रेड रिसीवेबल दिया होगा तो वहां पे ये पूछा जाएगा कि ये जो है वहां पे एक ड्यूरेशन भी दी जाएगी आपको, और वो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इज इट अ करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सीधी बात, मैं आपको सीधा लॉजिक पे आता हूं, इसमें क्या आपको याद रखना है। अगर मान लो कंपनी की जो भी ऑपरेटिंग साइकिल है उसकी ड्यूरेशन, अभी देखो ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे देखो 3+3 6, 6+4 10, 10+ यहाँ पे मान लो कि ये 2 महीने हो गए और यहाँ पे कैश में कन्वर्ट होते होते दूसरे 2 महीने निकल जाते हैं। तो 6+4 10, 10+2 14, 10+2 12 एंड 14, तो यहाँ पे 14 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल हुई। ठीक है, तो अब तक हम ये मान के चलते थे कि भाई करंट एसेट किसको बोलते हैं, तो भाई जो 12 महीने तक जो कन्वर्ट हो जाती है उसको हम करंट एसेट बोलते हैं, और अगर 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है तो हम उसको नॉन करंट एसेट या तो नॉन करंट लायबिलिटी ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की, तो कंपनी अकाउंट्स में ये लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा ऑपरेटिंग साइकिल का। अगर वहां पे आपको ऑपरेटिंग साइकिल की ड्यूरेशन आपको दे दी गई है तो फिर आपको ऑपरेटिंग साइकिल को देखना पड़ेगा कि ये कितने महीने की है। और वो ऑपरेटिंग साइकिल जैसे कि यहाँ पे 14 मंथ्स है, 20 मंथ्स की भी हो सकती है, 24 मंथ्स की भी हो सकती है। जितनी बड़ी कंपनी, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, उतनी बड़ी ऑपरेटिंग साइकिल भी हो सकती है। और अगर छोटी सी कंपनी हो तो उसकी ऑपरेटिंग साइकिल भी छोटी होगी, क्योंकि उसको पैसों की सख्त जरूरत रहती है, तो वो फटाफट उसका कैश में कन्वर्जन भी फटाफट हो जाता है, तो वहां पे ऑपरेटिंग साइकिल थोड़ी छोटी सी होगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टमेंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल फैक्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझने के लिए। अभी मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे लाता हूं कि मान लो कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि भाई ट्रेड रिसीवेबल यानी कि जो डेटर्स है, डेटर्स के पास से जो पैसा मिलता है वो हमें 15 मंथ में मिलता है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया। और फिर ये पूछता है कि इज इट अ करंट लायबिलिटी और नॉन, सॉरी इज इट अ करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। ये क्वेश्चन अगर मान लो आपको पूछा गया है तो आप सीधा बोल दो कि भाई ये तो नॉन करंट है, बिकॉज देर आर 15 मंथ्स यू कैन सी, तो ये नॉन करंट हो गया, ऐसा बोलोगे ना। लेकिन अगर मान लो वहां पे क्वेश्चन में एक टॉपिक दिया कि भाई ये जो कंपनी इसकी ऑपरेटिंग साइकिल 20 मंथ्स की है, अगर ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया गया है इसके साथ, तो याद रखना, भूल मत जाना कि जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स की या तो ट्रेड पेबल की जो ड्यूरेशन आपको दी है, अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल से कम है तो वो करंट के फॉर्म में ही बोली जाएगी, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा करंट फॉर्म में, यानी कि वो करंट एसेट है या तो वो करंट लायबिलिटी है, बिकॉज द टाइम ड्यूरेशन इज लेस देन द ऑपरेटिंग साइकिल। यहां पे आप देख सकते हो ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने की है, 20 मंथ्स की है, और ट्रेड रिसीवेबल कितने महीने का है, 15 मंथ्स का, 15 मंथ्स का है। सो यहां पे 20 मंथ्स ज्यादा है, ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है, सो वी कैन से दैट दिस इज अ करंट एसेट। क्लियर? चलो ये तो आपको मालूम हो गया। लेकिन सर मान लो कि यहां पे कुछ ड्यूरेशन इन लोगों ने बदल दी, अगर मान लो कि यहां पे 13 मंथ्स यहां पे दिए और ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 10 मंथ्स की दी, 10 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल, और ट्रेड रिसीवेबल का जो पैसा डेटर के पास से जो पैसा आता है वो 13 महीने में आता है, ऐसा मान लो क्वेश्चन में दिया, तो क्या ये करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है? तो भाइयों ये भी, भाइयों यानी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या समझना है, क्या याद रखना है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल से ये ड्यूरेशन ज्यादा आपको दी है तो आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी, और वो जो हम
अब तक सीखते आए हैं 12 महीने वाली बात, कि अगर 12 महीने से भी ज्यादा ड्यूरेशन है और ऑपरेटिंग साइकिल इससे कम दी जाती है तो वो क्या बोला जाएगा, नॉन करंट। यानी यहां पे देखो ऑपरेटिंग साइकिल तो 10 महीने की है और ये ड्यूरेशन तो उससे ज्यादा है, तो दूसरा में क्या देखना है भाई, ये 12 महीने से भी ज्यादा है, इट इज मोर देन 12 months ऑल्सो, सो यस इट इज मोर देन 12 months, so we can say that it is non current asset। सेम वे करंट लायबिलिटी में होता है, यानी कि ट्रेड पेबल में होता है। चलो एक दूसरा एग्जांपल भी हम देख लेते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, बाकी तो सब कुछ समझ में नहीं आ सकता। हालांकि ये टॉपिक बहुत इजी है लेकिन समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो एक और मैं आपको देता हूं एग्जांपल। ट्रेड पेबल्स की आपको ड्यूरेशन दी है 15 मंथ्स की और आपको ऑपरेटिंग साइकिल दी जाती है 18 मंथ्स की, तो क्या ये ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी? सही जवाब, सही बोला आपने कि सर यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन ज्यादा है इससे, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स अ करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर मान लो यहां पे जो फिगर दिया होता है वो मान लो कि 14 मंथ्स का दिया, तो भी ये क्या हो गया सर, ये नॉन करंट लायबिलिटी हो गई, क्योंकि ये 15 मंथ्स है और यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल 14 मंथ्स की बताई गई है, तो ये 14 ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज्यादा ड्यूरेशन है और 12 महीने से भी ज्यादा ड्यूरेशन है, दोनों से ज्यादा है। आपको दो चीजें देखनी है, एक तो ऑपरेटिंग साइकिल की ड्यूरेशन और दूसरा 12 महीने वाला टॉपिक जो हम अब तक सीखते आए हैं कि भाई करंट एसेट करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, भाई 12 महीने में जो हो जाता है उसको हम करंट लायबिलिटी या तो करंट एसेट बोलते हैं। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है और ऑपरेटिंग साइकिल की ड्यूरेशन भी देखनी है। अगर ये दोनों से ज्यादा है ना तो वो नॉन करंट हो गया, अगर वो दोनों में से कोई एक में से भी कम है ना तो वो क्या हो जाएगा, करंट। सीधा लॉजिक है, आपको क्या याद रखना है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल और 12 महीने ये दोनों में से एक में से भी कम है तो वो करंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मान लो ये दोनों से ज्यादा यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल की ड्यूरेशन और 12 महीने की ड्यूरेशन ये दोनों से अगर ज्यादा है तो वो क्या बोला जाएगा, नॉन करंट एसेट या तो नॉन करंट लायबिलिटी। सो दिस इज द वेरी सिंपल लॉजिक आफ्टर दिस, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, याद रखना है लॉजिक, और अगर याद नहीं रहता वीडियो पॉज करके या तो रिपीट करके फिर से देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। आपकी जो कंपनी है यानी कि जो हम कंपनी की बात अब तक करते आए हैं वो कंपनी अकाउंट्स में बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, तो अब तक हमने इस टाइप की बैलेंस शीट देखी है कि जहां पे यहां पे हम लायबिलिटी लिखते हैं, यहां पे हम एसेट लिखते हैं। इस टाइप की बैलेंस शीट अब तक हम प्रिपेयर करते आए हैं। तो अभी जो हम कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी में हमें स्टेटमेंट टाइप बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो ये जो स्टेटमेंट टाइप बैलेंस शीट होती है उस फॉर्मेट को हमें समझना पड़ेगा। यहां पे लिखा द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इज एज फॉलोज। कंपनी एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट आपको दी गई है और वही टाइप की बैलेंस शीट आपको बनानी है, और ये इसमें जो भी हेडिंग सब हेडिंग जो दिए हैं जिस सीक्वेंस में दिए उसी सीक्वेंस में आपको वहां पे लिखना है, वो सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, अभी इसको हम समझते हैं वन बाय वन। ये जो एक एक टाइटल जो यहाँ पे दिया है वो हम समझते हैं एक के बाद एक। सो फर्स्ट इज, जैसा कि हमें मालूम है, एक मिनट यहाँ पे हम थोड़ा पेंसिल को चेंज कर देते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे जैसा कि हमको मालूम है कि पहले देखो भाई बैलेंस शीट की हम जब बात करते हैं तो उसमें दो ही चीजें होती है, एक तो होता है लायबिलिटी और दूसरा होता है एसेट। ओके, लायबिलिटी एंड एसेट। तो पहले यहां पे लायबिलिटी शो ऑफ होगी और उसके बाद एसेट्स। लायबिलिटी में क्या होता है, करंट नॉन करंट। एसेट में भी क्या होता है, करंट नॉन करंट। बस तो वही है, थोड़ा अलग है। तो चलो देख लेते हैं।
First of all, we can see equity and liabilities. Wait. पहला टाइटल आपको दिया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें एक टाइटल आपको दिया शेयर होल्डर्स फंड। अभी जो शेयर होल्डर्स फंड है, ये जो हेडिंग है उसके नीचे सब हेडिंग भी आपको दिया शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। देखो भाई, शेयर कैपिटल यानी अब तक जो हम शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में जो भी सीखा हमने, वो शेयर कैपिटल दो टाइप की हो सकती है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ओके, तो वो जो भी शेयर कैपिटल होगी वो यहाँ पे शो ऑफ होगी। फिर नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें क्या चीजें हो सकती है, तो कि भाई रिजर्व, हर टाइप की रिजर्व, वो चाहे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, जो भी टाइप की सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, कुछ किसी भी टाइप की अगर रिजर्व होती है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस के टाइटल में आएगा एंड 100% आएगा। और सरप्लस प्रॉफिट या तो लॉस कुछ भी हो सकता है, तो वो दोनों जो है वो आपको यहाँ पे शो ऑफ करना है। देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये क्या चीज है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इट इज जस्ट टाइप, इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंट। इसमें मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट यानी जो भी शेयर होल्डर होगा, जिसने अप्लाई किया होगा शेयर के लिए, उसने पैसा तो दे दिया होगा, लेकिन उसको तुरंत शेयर नहीं मिलते, उसको एक ड्यूरेशन होती है, वो ड्यूरेशन पूरी होने के बाद उसको वहां पे शेयर मिलने वाले। सो दैट इज कॉल्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आगे बढ़ते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि शेयर का पैसा तो आ गया है लेकिन उसको अलॉट करना बाकी है। सो दैट इज कॉल्ड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देन नॉन करंट लायबिलिटी, ये तो हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड की हमने बात की, भाई शेयर होल्डर फंड में क्या चीजें आएगी वो अभी तक हमने देखा, और ये याद रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपको कि शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आ सकती है। ओके, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सो दिस आर द पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड। द नेक्स्ट इज नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म बोराइंग्स। लॉन्ग टर्म बोराइंग्स यानी कि अभी जो हम बात करते हैं कि भाई 12 महीने से ज्यादा की अगर ड्यूरेशन है तो वो लॉन्ग टर्म बोराइंग्स में कन्वर्ट होगी, या तो ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं कि हाँ भी ये लॉन्ग टर्म बोराइंग्स है। और ये लॉन्ग टर्म बोराइंग्स में डिबेंचर्स है, फिर पब्लिक डिपॉजिट है, बॉन्ड्स है, ये सभी चीजें उसमें आती है। हाँ, लोन्स एंड एडवांसेस भी है, बैंक से अगर आपने लोन लिए तो वो भी इसमें आएगा लॉन्ग टर्म बोराइंग्स में। 5 साल 6 साल के लिए अगर आपने लोन लिया है तो। देन डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, देखो यहाँ पे लिखा है नेट डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? कंपनी टैक्स तो पे करती है और वो टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट के ऊपर। तो देखो भाई, ये जो टैक्स है वो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो उसके तरह से वो कैलकुलेट करता है और कंपनी अपनी तरह से कैलकुलेट करती है। तो दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट अलग होता है और कंपनी अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट अलग होता है, और इसी वजह से एक टैक्स में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये जो डिफरेंस होता है उसमें अगर मान लो कि आईटी डिपार्टमेंट, अभी मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई है आपके लिए, यस, यहां पे मैंने लिखा भी है कि व्हेन प्रॉफिट्स एज पर टैक्स लॉस इज मोर देन द प्रॉफिट एज पर बुक ऑफ अकाउंट, यानी कि इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से अगर प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, कंपनी अकाउंट के हिसाब से जो भी प्रॉफिट है उससे ज्यादा, अगर इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो वो क्या बोला जाएगा? डिफर्ड टैक्स एसेट। और अगर उससे अपोजिट चीज है, यानी कि अगर मान लो कि कंपनी अकाउंट्स के प्रॉफिट के हिसाब से अगर इनकम टैक्स लॉ का प्रॉफिट अगर लेस है तो वहां पे भी एक इनकम टैक्स का एक जो भी टैक्स डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है कि भाई कंपनी अकाउंट्स और इनकम टैक्स का जो भी कैलकुलेशन होता है प्रॉफिट का और टैक्स का, वो दोनों का अलग अलग होता है और इसी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट होता है। वो डिफरेंस ही ये बताता है कि ये एसेट है या लायबिलिटी है। अगर टैक्स, इनकम टैक्स के हिसाब से वो डिफरेंस
यानी कि प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो वो एसेट बोला जाएगा, और अगर कंपनी अकाउंट के हिसाब से अगर प्रॉफिट ज्यादा है इनकम टैक्स से देन इट विल बी कॉल्ड एज अ लायबिलिटी। बस यही चीज है, लेकिन ये बहुत डीप में आपको नहीं जाना है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा इसका मीनिंग, बस यही आपको याद रखो कि ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डिफर्ड टैक्स एसेट आपको कहां पे रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसके सिवा कुछ भी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी होती है, जैसे कि ट्रेड पेबल्स। अगर मान लो कि ऑपरेटिंग साइकिल और 12 महीने से ज्यादा है, अभी मैंने बोला, अभी मैंने आपको समझाया, तो उसको हम यहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब फ्यूचर में कोई भी एक्सीडेंटल एक्सपेंडिचर अगर आने वाला है ऐसा हमें लग रहा है तो उसके लिए हम प्रोविजन रखना पड़ता है। तो जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, अगर वो 1 साल से ज्यादा है तो वो यहां पे रिकॉर्ड होगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। फिर करंट लायबिलिटी, ये बात हमने कल नॉन करंट की, अभी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी कि अगर मान लो कि 1 साल के लिए अगर कंपनी लोन लेती है और फिर वो पेमेंट करती है तो डिबेंचर इश्यू करती है 1 साल के लिए, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। देन ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर को अगर पेमेंट करना है तो वो ट्रेड पेबल्स बोला जाएगा, इट विल बी ए करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी यानी कि मान लो कि कोई रिसीव हो गई इनकम, एडवांस रिसीव्ड इनकम, जिसको हम लायबिलिटी बोलते हैं ना, एडवांस रिसीव्ड इनकम, सो दैट इज अदर करंट लायबिलिटी। देन कॉल्स इन एडवांस, अगर कोई शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसा दे दिया तो दैट इज ऑल्सो करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कि अगर मान लो कि कंपनी जो है वो टैक्स का प्रोविजन करती है 1 साल के लिए, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन अंडर द टाइटल ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, सो दिस इज ऑल द डिटेल्स ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्लियर? चलो अभी हम बात करेंगे एसेट की, इसका टोटल यहां पे हम करेंगे और फिर यही टोटल सेम टू सेम एसेट के जितना होता है वो तो आपको मालूम ही है, बैलेंस शीट में दोनों टोटल मैच होते हैं तभी तो बैलेंस शीट सही बोली जाती है। एसेट्स, एसेट्स में आपको सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, बहुत ही इजी आपके लिए। नॉन करंट एसेट में अभी देखो यहां पे है ना, एसेट 2 टाइप की होती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, जो आपने आगे भी 11th कॉमर्स में सीखा होगा। टेंजिबल यानी जो हम फिजिकली देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट विल बी टेंजिबल एसेट। एंड इनटेंजिबल यानी जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इट इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट। तो ये दोनों जो है वो फिक्स एसेट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं। सो फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, देन इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स में फर्नीचर, मशीनरी, ये सब कुछ आ जाता है, ये हमें मालूम है। देन इनटेंजिबल एसेट यानी गुडविल जो है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये सभी कुछ इनटेंजिबल में आता है। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ये जो टेंजिबल एसेट है अगर मान लो वो प्रोग्रेस में यानी बन रही है, अभी बनी नहीं है, बन रही है, इट इज इन प्रोग्रेस, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एंड इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, यानी अगर मान लो कि कंपनी ने गुडविल के लिए रजिस्ट्रेशन किया है या तो कॉपीराइट के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और वो अभी हुआ नहीं है, वो प्रोसेस में है, तो वो क्या बोला जाएगा, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। So these are the fixed assets. Then non-current investment. Non-current investment अगर मान लो 1 साल से ज्यादा है या तो ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है इन्वेस्टमेंट, then it will be called as a non-current investment. Okay? चलो deferred tax asset, ये तो हमने समझ लिया आगे। Then long term loans and advances, यहाँ पे जो लोन है ना वो एसेट है, लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि कंपनी, बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनी को लोन देती है और 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के देती है, इसलिए वो नॉन करंट एसेट में वो इंक्लूड होगी। देन अदर नॉन करंट एसेट, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड हो सकता है अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल और 12 महीने से ज्यादा है तो वो यहां पे इंक्लूड हो सकता है। देन करंट एसेट, करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट आता है कि भाई मान लो कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाता है या तो 12 महीने के अंदर अंदर वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेती है कंपनी, तो वो बोला जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। देन इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज यानी जिसमें स्पेयर्स, स्टॉक इन ट्रेड, ये सब कुछ इसमें आ जाता है, तो ये सभी जो है वो इन्वेंटरीज बोली जाती है, जो भी हमारा करंट एसेट में वो आता है, इंक्लूड होता है। देन
ट्रेड रिसीवेबल्स यानी जो भी डेटर्स के पास से पैसा आने वाला है वो अगर ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से या तो 12 महीने के हिसाब से पैसा आ जाता है तो वो हम करंट एसेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसको बोलेंगे देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश फॉर्म में या तो कैश के फॉर्म में अगर कोई डॉक्यूमेंट कंपनी के पास है देन इट इज ऑल्सो करंट एसेट। ओके, देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर मान लो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी ने किसी को, छोटी कंपनी को लोन दी है 1 साल के लिए, तो वो बोली जाएगी करंट एसेट। एंड अदर करंट एसेट्स, यानी कि अगर मान लो कंपनी ने कोई प्रीपेड एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस प्रीपेड पे किया, ओके, तो वो हम क्या बोलते हैं, वो एसेट ही होती है ना, प्रीपेड एक्सपेंस कंपनी के लिए क्या होती है, एसेट ही होती है। सो इट इज ऑल्सो अदर करंट एसेट, और फिर इसका टोटल होता है, और फिर ये दोनों को टोटल को मैच करते हैं, बस आपकी बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट। सो इसमें आपको ये टाइटल और सब टाइटल याद रखना है, तो आपको सब कुछ याद रह जाएगा और ये बहुत इजी है आपके लिए। नाउ वी विल सी अनदर पार्ट एंड यस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि एज पर द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी का अगर परफॉर्मेंस जानना है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना ही पड़ता है, क्योंकि वहीं पे तो हमें पता चलता है कि कंपनी की रेवेन्यू और लॉस क्या है भाई, रिजल्ट क्या है वो हमें पता चलता है। तो बस उसका एक फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, वो भी हम फटाफट समझ लेते हैं। सो इसमें भी आप देख सकते हो, ये एक सैंपल है जिसमें पर्टिकुलर और यहाँ पे 2 साल की कंपैरिजन कंपनी के बैलेंस शीट। यस, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यस दिस इज इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, यानी यहाँ पे प्रीवियस ईयर का फिगर बताया जाता है और यहाँ पे करंट ईयर का फिगर बताया जाता है। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए, क्योंकि कंपनी जो है उसका परफॉर्मेंस कैसा, उसकी पोजीशन कैसी, बैलेंस शीट से उसकी पोजीशन मालूम होती है, पोजीशन। ओके, तो ये जो पोजीशन है वो कंपेयर की जाती है कि भाई प्रीवियस ईयर में क्या था और करंट ईयर में क्या सिचुएशन है, तो उससे पब्लिक को या तो उसके जो भी यूजर्स है उसको पता चलता है कि ये कंपनी किस तरह से चल रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज शोन। ओके, यहाँ पे दोनों चीजें बताई जाती है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों के फिगर यहाँ पे बताए जाते हैं। सो सेम वे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है इसमें भी दोनों चीजें बताई जाती है। क्लियर, यहाँ पे 2020 ईयर है, यहाँ पे 2021 ईयर है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर, यहाँ पे करंट ईयर, दोनों चीजें शो ऑफ होती है, तो पता चलता है कि भाई परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर में अच्छा था या करंट ईयर में अच्छा है, वो यहाँ पे पता चल जाता है। ओके, नाउ इन दिस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक मिनट, जैसे कि हमें मालूम है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो इट इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का तो डिफरेंस होता है, उसी को तो हम प्रॉफिट या तो लॉस बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या बताया है भाई, रेवेन्यू बताइए। कंपनी की जो भी रेवेन्यू होती है उसमें फर्स्ट यहाँ पे दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कंपनी जो भी रेगुलर एक्टिविटी करती है, जो भी सेल परचेज करती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें जो इनकम होते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ, उसको एक दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं नेट सेल्स। ओके, नेट सेल्स यानी जो टोटल सेल्स होता है उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं और फिर जो बाकी रहेगा उसको बोला जाएगा नेट सेल्स, एंड दैट इज कैन बी कॉल्ड एज अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, सो वो यहां पे लिखा जाएगा। देन अदर इनकम, अदर इनकम यानी कंपनी को इनडायरेक्ट इनकम भी मिलती है, जैसा कि इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन मिलता है, ब्रोकरेज मिलती है, ये कुछ भी मिल सकता है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ अदर इनकम। और फिर ये दोनों का टोटल यहाँ पे होता है और उसको बोला जाएगा टोटल रेवेन्यू। क्लियर, तो रेवेन्यू में तो सिर्फ 2 ही चीजें हैं, फर्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड द अदर इज अदर इनकम। ओके, नाउ द एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस भी हमें देखने हैं तभी तो पता चलेगा कि कंपनी को क्या हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो चलो एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस यहां पे है। सो फर्स्ट इज, एक मिनट, द फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि कंपनी जो भी रॉ मटेरियल यूज करती है तो उसके पीछे कितना खर्चा हुआ, दैट विल बी रिकॉर्डेड हियर। देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड,
यहाँ पे जो भी फिनिश गुड्स बनाया जाता है तो उसके लिए जो भी परचेज किया जाता है, रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है। और यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम, यानी इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन इन्वेंटरी, इसको हम बोल सकते हैं, या तो चेंज इन स्टॉक बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस यहाँ पे मोस्टली बताया जाता है। और यहाँ पे जो है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पे वी कैन से दैट जो भी क्या बोलते हैं उसको, रॉ मटेरियल जो परचेज करती है कंपनी, यस, तो उसका उसके पीछे जो भी कंपनी खर्चा करती है दैट विल बी शोन हियर। चलो आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन इन्वेंटरी, यस, चेंज इन इन्वेंटरी का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो वो यहां पे शो ऑफ होगा। देन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस यानी जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज काम करते हैं उसको कंपनी बेनिफिट देती है। बेनिफिट यानी उसको ग्रेचुइटी देती है, पीएफ देती है, या कुछ भी रिवॉर्ड देती है, उसका एक खर्चा करती है कंपनी एवरी ईयर। सो दैट विल बी रिटन हियर, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में वो लिखा जाएगा। देन फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट यानी कंपनी ने अगर लोन लिया तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन अंडर द टाइटल ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। देन डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन हमेशा याद रखना फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, और एमोर्टाइजेशन जो होता है वो इनटेंजिबल एसेट के ऊपर होता है। यानी कि अगर गुडविल है और गुडविल की वैल्यू मान लो 5 लाख रुपए थी पहले जब आपने बिजनेस परचेज किया होगा, तब गुडविल की वैल्यू 5 लाख थी, और अगर मान लो रेपुटेशन डिक्रीज हो गई तो गुडविल की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, तो वो 5 लाख से सीधा मान लो 3 लाख हो गया। सो दैट इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, उसको एमोर्टाइजेशन बोला जाएगा। और फर्नीचर में क्या होता है, फर्नीचर की वैल्यू भी डिक्रीज तो होती है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन कुछ भी दिया है तो वो हमें यहां पे शो ऑफ करना है। देन अदर एक्सपेंसेस, बाकी जो भी खर्चे होंगे, कंपनी दूसरे भी तो खर्चे करती है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करती है, स्टेशनरी के पीछे एक्सपेंस करती है, तो ये सभी खर्चे जो है वो यहाँ पे शो ऑफ होंगे, और फिर सभी का टोटल यहाँ पे लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ टोटल एक्सपेंसेस। और फिर रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस होगा तो हमें यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, लेकिन ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से टैक्स माइनस होगा, और फिर जाके हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट में मिलता है। सो इस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। और इट इज वी कैन से दैट मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी मैं आपको बोल सकता हूं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों का मिक्सचर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि ये आगे जो इन्वेंटरी का जो पार्ट है ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, और ये जो बाकी सब कुछ है इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज हेडिंग एंड सब हेडिंग, जो हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाएगा 100%, तो आपको भूलना नहीं इसको, ठीक है। तो फटाफट हम समझ लेते हैं इसको भी। फर्स्ट इज कॉल्स इन एरियर। देखो भाई, ये कॉल्स इन एरियर क्या होता है ये तो आपको मालूम है, हमने शेयर कैपिटल चैप्टर में सीख लिया। ये कौन सा हेडिंग में आएगा भाई, शेयर होल्डर फंड में आएगा। जैसे कि हमने बैलेंस शीट आगे समझ लिए, तो उसमें शेयर होल्डर फंड वाला जो पार्ट है उसमें कॉल्स इन एरियर बताया जाता है, लेकिन कैसे, बाय वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जो भी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है उसमें से ये डिडक्ट होगा, क्योंकि ये पैसा कंपनी को नहीं मिला। कॉल्स इन एरियर यानी जो पैसा नहीं मिला उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और फिर सब्सक्राइब कैपिटल शो ऑफ होती है। देन शेयर फॉरफिटेड, जो भी शेयर फॉरफीचर हो गया तो उसको भी शो ऑफ करना पड़ेगा, अगर वो अमाउंट आपको दी जाती है तो। कहां पे शो ऑफ करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, अगेन शेयर होल्डर फंड, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, तो वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि वो पैसा कंपनी को मिला है ना, शेयर होल्डर के पास से कंपनी को जो पैसा मिलता है वो फॉरफीचर में जाता है, ये हमें मालूम है, हमने सीखा है शेयर कैपिटल में। तो ये भी हम शेयर कैपिटल में ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर को, और शेयर फॉरफिटेड को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। देन कॉल्स इन एडवांस, ये क्या होता है आपको मालूम है, कहां पे शो ऑफ करना है, करंट लायबिलिटी, इट इज द लायबिलिटी, लेकिन करंट है,
करंट लायबिलिटी होती है, और वो मेन सब हेडिंग का कौन सा देना है आपको, अदर करंट लायबिलिटी में आपको ये शो ऑफ करना है, कॉल्स इन एडवांस। देन अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड यानी जो कंपनी ने तो डिविडेंड रिलीज किया लेकिन शेयर होल्डर ने मांगा नहीं, या तो शेयर होल्डर को अभी मिला नहीं है, कंपनी ने दिया नहीं है, ठीक है, सो इट इज ऑल्सो द लायबिलिटी, क्योंकि ये देना तो पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने प्रॉमिस किया होगा डिविडेंड देने के लिए, सो दैट इज लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी कौन सी है, करंट लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी हर साल डिविडेंड पे करती है, सो इट इज करंट लायबिलिटी, और वो भी इसी तरह से अदर करंट लायबिलिटी सब हेडिंग में वो रिकॉर्ड होगा। ओके चलो, देन डिबेंचर, देन पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस, ये सभी चीजें जो ये चारों चीजें हैं ये किस में आती है भाई, नॉन करंट लायबिलिटी में आती है, क्योंकि ये एक साल से ज्यादा टाइम तक कंपनी इसको यूज करेगी। क्लियर, इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड होती है, और सब हेडिंग होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। याद रखना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही ये सब कुछ चीजें आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भूलना नहीं। देन रिजर्व्स, रिजर्व में अलग अलग टाइप के, देखो भाई जहां पे भी रिजर्व वर्ड होगा तो वो एक ही टाइटल आपको याद रखना है, वो कौन सा टाइटल अभी मैं आपको बताता हूं, वो चाहे जनरल रिजर्व हो, वो चाहे एसपीआर यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, वो चाहे डीआरआर हो, सीआर हो, जो भी टाइप की रिजर्व हो, आपको एक ही टाइटल याद रखना है, यानी कि मेन हेडिंग याद रखना है शेयर होल्डर फंड, और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस होता है, और उसी में तो रिजर्व्स सभी जो भी टाइप की रिजर्व होती है वो वहां पर रिकॉर्ड होगी। ओके, देन यहां पे दो चीजें हम एक साथ लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्रेडिट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट। इसका मतलब क्या है भाई, क्रेडिट यानी ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट होगा तो वो क्या होगा, लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने आगे देखा उसमें ये सब कुछ हमें मिल सकता है, या तो प्रॉफिट होगा अगर क्रेडिट आया तो, और अगर डेबिट आया तो लॉस होगा। ओके, तो अगर मान लो प्रॉफिट आया तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होगा, और अगर मान लो वो डेबिट फॉर्म में यानी कि वो लॉस के फॉर्म में है तो वो क्या करेंगे हम, डिडक्ट, माइनस कर देंगे, सरप्लस में से वो माइनस हो, क्योंकि वो लॉस है, इतना प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो रहा है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डिडक्ट इट। लेकिन अगर सरप्लस वो क्रेडिट के फॉर्म में है, प्रॉफिट के फॉर्म में है, तो वो ऐड होगा। क्लियर, चलो देन डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, ये क्या है भाई, डेटर्स क्या होता है भाई, करंट एसेट होती है, सो इट विल बी रिटन एज करंट एसेट, और सब टाइटल है, सब हेडिंग है ट्रेड रिसीवेबल्स। देन creditors or bills payable, current liability, and that will be recorded under the title of trade payables. Then provision for tax, कंपनी हर साल प्रोविजन करती है टैक्स के लिए, तो वो बोली जाएगी करंट लायबिलिटी, और वो रिकॉर्ड होगी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। यस, याद रखना करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन उसमें वो रिकॉर्ड होता है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट की क्या होती है भाई, करंट लायबिलिटी होती है, और वो रिकॉर्ड होगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, क्योंकि शॉर्ट टर्म एक साल के लिए या तो 6 महीने के लिए बैंक जो है ये फैसिलिटी देती है, इसलिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में रिकॉर्ड होगी। देन प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये किस में आएगी भाई, करंट एसेट में आएगी। क्यों भाई, बाय वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम टीआर, टीआर यानी ट्रेड रिसीवेबल। हमें मालूम है कि बैड डेट हम क्या करते हैं, ट्रेडर सॉरी जो भी डेटर जो होते हैं वो डेटर में से ही तो हम ये बैड डेट जो होती है वो हम माइनस करते हैं, इसलिए तो ये करंट एसेट का पार्ट हो गया। ओके, लेकिन करंट एसेट में हमें कहां पे शो ऑफ करना है, जैसे कि हम आगे करते हैं बस उसी तरह से, डेटर्स जो होते हैं या तो बिल्स रिसीवेबल होगा उसमें से वो माइनस होगा, बस बात खत्म। चलो आगे, लूज टूल्स स्पेयर्स एंड स्टोर्स, ये क्या है भाई, करंट एसेट है, क्योंकि ये इन्वेंटरी का ही पार्ट है। लूज टूल्स है, स्पेयर्स है, स्टोर्स है, इट इज द पार्ट ऑफ इन्वेंटरी, और ये करंट एसेट में आएगा, और करंट एसेट में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इन्वेंटरी में आएगा। ओके, देन कैश एंड बैंक बैलेंस, ये किस में आएगा भाई, करंट एसेट, कैश या तो बैंक बैलेंस जो भी वो करंट एसेट ही होती है, और ये कहां पे शो ऑफ होगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो बैलेंस शीट में हमने अभी समझा करंट एसेट में, उसमें लास्ट वाला था, लास्ट से एक ऊपर था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो वहां पे रिकॉर्ड होगा कैश एंड बैंक बैलेंस।
देन गुडविल या तो माइनिंग राइट्स या तो पैटर्न, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, जो भी ये सभी इंटेंजिबल एसेट है। तो इंटेंजिबल एसेट कहां पे आती है, याद रखना नॉन करंट एसेट में। तो ये नॉन करंट एसेट में आएगी, और नॉन करंट में कहां पे भाई, फिक्स एंड इंटेंजिबल एसेट में ही वो रिकॉर्ड होगी। क्लियर। तो बस इतने आपको हेडिंग एंड सब हेडिंग मोस्टली याद रखने हैं, इससे ज्यादा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर। तो अब तो आपको थैंक यू तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बी कंटिन्यू फॉर द अदर पार्ट। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे देखने वाले हैं आपका फेवरेट चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो, क्योंकि आप इसकी वेट करते हैं, मुझे मालूम है। तो अकाउंटिंग रेशियो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि किस टाइप के रेशियोज होते हैं और वो हमें क्यों कैलकुलेट करने हैं। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम कवर करेंगे सभी वीडियो में। ओके, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।